हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि ME 308 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंस्पेक्शन के बारे में। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में SQC मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसे आप बोलते हो सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इंस्पेक्शन के प्रोसीजर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका SQC मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, उसको किस किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं गुणवत्ता को, यानी सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण की क्या क्या विधियां हैं। तो उनमें से सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैकेनिकल 309 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल चार्ट्स के बारे में, और कंट्रोल चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से उनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रोल चार्ट्स के बारे में, तो इसको अगर हम समझें कि सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए शेवार्ट ने निम्न 4 प्रकार के चार्टों का उपयोग किया था, जो कि दोषों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। मतलब ये 4 प्रकार के चार्ट हैं, जिनमें से पहला चार्ट आपका डिस्कस होता है एक्स बार व आर चार्ट, एक्स बार व आर चार्ट। दूसरा चार्ट हम बनाते हैं जिसको आप बोलते हो पी चार्ट। तीसरा आपका होता है NP चार्ट और चौथा आपका होता है C चार्ट। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो एक एक करके हम अब डिस्कस करेंगे कि जो चार्ट्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स बार व आर चार्ट के बारे में, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स बार आर चार्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्स बार चार्ट के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स बार आर चार्ट के बारे में। तो उद्देश्य की बात करें तो जो एक्स बार चार्ट का उपयोग है वो निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है निम्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रम प्रोसेस का विश्लेषण करना। सबसे पहला इसका उद्देश्य यही है कि जो प्रोसेस है उसका विश्लेषण करना, जो कि निम्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जिनमें से पहला है विनिर्देश स्थापित करना तथा परिवर्तित करने के लिए सूचनाएं एकत्रित करने में। मतलब डायरेक्शन को एक स्थापित करने में कि किस किस प्रकार से कार्य होना चाहिए, तथा परिवर्तित करने के लिए सूचनाएं एकत्रित करने में। जितने भी डेटा हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, उसको कलेक्ट करने में ये जो चार्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, उत्पादन प्रक्रम स्थापित करने के लिए सूचनाएं एकत्रित करने में। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो डेटा के रूप में हम उनको कलेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस है, वो एक स्थापित हो सके। निरीक्षण विधि स्थापित करने अथवा परिवर्तित करने हेतु सूचना एकत्रित करने के लिए, क्योंकि इंस्पेक्शन है जो भी है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम सांख्यिकी के द्वारा गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। निरीक्षण विधि स्थापित करने के लिए इन चार्टों का बहुत अधिक उपयोग रहता है, तो इनमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें दूसरे के बारे में, उत्पादन के दौरान यह निर्णय लेने की कि कब विविधता के कारण ज्ञात कर उनका निवारण करना है अथवा कब उन्हें छोड़ देना है। कंट्रोल चार्ट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल चार्ट में कुछ लिमिट डिसाइड होती हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो उन लिमिट के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि जो विविधता है उसका निवारण करना है या नहीं करना है, अर्थात जो भी आपके डिफेक्ट्स हैं वो उन लिमिट्स से किस प्रकार से वैरी करते हैं, उच्चतम नियंत्रण सीमा और निम्नतम नियंत्रण सीमा से किस प्रकार से वो परिवर्तित होते हैं। उससे हम यह पता लगाते हैं कि जो उनका निवारण करना जरूरी है अथवा उनका निवारण करना जरूरी नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे उद्देश्य की, तो निर्मित अथवा क्रय करने के लिए अवयव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु निर्णय लेने में। जो भी आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो उसको स्वीकार करना है या उसको अस्वीकार करना है, वो अब कंट्रोल चार्ट की मदद से हम उसको जो भी निर्णय हैं, जो भी हम डिसीजन लेने होते हैं, वो चार्ट के द्वारा भी हम डिसीजन ले सकते हैं।
कार्मिकों को नियंत्रण चार्टों के उपयोग से परिचित कराने के लिए। इनका उद्देश्य यही है कि जो भी चार्ट्स हैं उनमें जो भी आपके कार्मिक हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए हम उनसे परिचित कराने के लिए भी उसका उद्देश्य ले सकते हैं। तो ये बात हुई कि क्या क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो एक्स बार चार्ट में जो भी शब्द हैं वो किस किस शब्द में यूज़ करते हैं। हमने SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में कुछ शब्दावली को यूज़ किया था, जिनमें हमने देखा था माध्य, मीडियन, मोड, जो माध्य विचलन है, उनके मानक विचलन है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। वेरिएंस के बारे में डिस्कस किया था। तो वो अभी जो भी है वो इन चार्टों में काफ़ी यूज़ होगी। और एक्स बार आर चार्ट की बात करें तो ये देखते हैं कि इनमें किन किस शब्दों को हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें, एक्स बार चार्ट को चर नियंत्रण चार्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। इस चार्ट के लिए जो विभिन्न पारिभाषिक शब्द अथवा उनसे आपसी संबंध प्रयोग में ले जाते हैं वो निम्न है। पहले हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है औसत। औसत मतलब एक्स बार। एक्स बार निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। x1 x2 x3 जितने भी आपके डेटा हैं उन सबको जोड़ के कितने डाटा है उनका डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमें एक्स बार प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ x1 x2 xn इत्यादि विभिन्न n वस्तुओं के नाप हैं। सपोज 10 वस्तुओं के हमने नाप लिए, तो एक का 50 mm, दूसरे का 52 mm, तीसरे का 55 mm, तो उन सबको जोड़ के अगर हम 10 का भाग दे देते हैं तो वह जो मान प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं औसत। तो ये तो बात हुई औसत की। उसके बाद मानक, ये हमने पहले के क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। दूसरी हम बात करें मानक विचलन के बारे में, जिसको आप सिग्मा से दिखाते हो। मानक विचलन को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सिग्मा बराबर होता है वो होता है आपका अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, जहाँ पे x 1 से लेके n तक हो सकता है। तो यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड किया हुआ है। x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करके अगर हम n का डिवाइड करें और उसका जो अंडर रूट ले लें, जो वो मान प्राप्त होता है वो आपका होता है मानक विचलन। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हम एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे। हाल फिलहाल अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन चार्ट को बनाने के लिए हमें किस किस शब्दावलियों से परिचित होना पड़ता है। तीसरा अगर हम बात करें परास की, आर की, तो x का अधिकतम मान माइनस x का न्यूनतम मान। मतलब सपोज हम बात करें 10 नाप हमने लिए, 10 नाप में से जो अधिकतम माप होगा और जो निम्न नाप होगा, सपोज अधिकतम माप 66 mm, निम्नतम माप 40 mm है, तो जो वेरिएशन आएगा 25 mm वो आपका औसत हो जाएगा। तो वहाँ पे x का अधिकतम मान माइनस x का न्यूनतम मान हम ज्ञात करते हैं। फिर अगर हम बात करें परास, मतलब जो रेंज है आपकी उसका औसत, तो औसत ज्ञात करने के लिए हर परास का हम सम करते हैं और जितने डेटा आपने लिए हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हम आर बार को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद औसत का औसत, औसत हमने निकाला था x बार, और उसका भी अगर हम औसत निकालेंगे तो उसको बोलते हैं x डबल बार, x डबल बार। तो उसको भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x1 बार x2 बार सबका सम करके, जितने भी 10 नाप हैं सपोज, तो 10 का हम डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें x1 बार x2 बार आदि प्रत्येक नमूने के औसत प्रकार का औसत है। प्रत्येक नमूने के जो औसत आकार का एक औसत होता है। उसके बाद कुछ स्थिर संख्याएं हैं, उसके बाद कुछ कांस्टेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि A1 A2, जो कि आपके हैं A1 A2 D3 D4, और इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं। एक आपको टेबल या सीधे इसके मान दिए जाते हैं, जो कि प्रेक्षणों की संख्या है उस पर डिपेंड करता है। n बराबर 5 है तो उसके लिए वैल्यूज़ अलग होंगी, n बराबर 4 है तो उसके लिए वैल्यू अलग होंगी। तो वो एग्ज़ाम्स में हमें सीधे मिलते हैं। अगर आपको टेबल मिलती है तो टेबल में जो प्रेक्षण हैं उनके हिसाब से हम A1 A2 D3 D4 को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्स बार चार्ट, एक्स बार आर चार्ट में जो नियंत्रण सीमाएं होती हैं उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसमें दो प्रकार की नियंत्रण सीमाएं कैलकुलेट होती हैं। एक आपकी होती है एक्स बार चार्ट की उच्चतम नियंत्रण सीमा, जिसको हम बोलते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, UCL का मतलब है अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, x डबल बार प्लस 3 सिग्मा x बार। तो सिग्मा की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट नहीं दी है तो एक और फॉर्मूला हम इससे डिराइव्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं x डबल बार प्लस A2R बार। A2 एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेक्षण है उनकी संख्या कितनी है। तो अगर हमें x डबल बार पता है, हमें A2 पता है और हमें R बार पता है, तो हम x बार की उच्चतम नियंत्रण सीमा को ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में मेन चीज़ आपकी UCL और LCL को ज्ञात करना होता है, तो उसको अभी ये तरीका हम देखते हैं। इसी प्रकार एक्स बार चार्ट की जो निम्नतम नियंत्रण सीमा है, लोअर कंट्रोल लिमिट है,
उसको भी हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला हो जाता है LCL, मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार। तो जहाँ पे ये प्लस आता है वहाँ पे इस बार आपका हो जाता है माइनस। तो ये याद रख सकते हैं हम कि अपर कंट्रोल लिमिट में प्लस और लोअर कंट्रोल लिमिट में आपका माइनस साइन होगा। फॉर्मूला वो रहेगा वैल्यूज़ एक्स डबल बार, अब प्लस की जगह यहाँ पे माइनस A2 R बार। तो एक्स डबल बार, A2 और R बार की वैल्यू ज्ञात करते ही हम उच्चतम नियंत्रण सीमा और निम्नतम नियंत्रण सीमा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एक्स बार चार्ट की। अगर हम बात करें आर चार्ट के बारे में, तो आर चार्ट में भी हम नियंत्रण सीमाएं को ज्ञात करते हैं। तो आर चार्ट में नियंत्रण सीमाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आर चार्ट की उच्चतम नियंत्रण सीमा UCL ऑफ R को हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका होता है D4 R बार, तथा निम्नतम नियंत्रण सीमा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं D3 R बार से। यहाँ पे जो D4 है और यहाँ पे जो D3 है वो कांस्टेंट है, जो कि आपकी जो प्रेक्षणों की संख्या है उनके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है स्थिर संख्याएं, ये जो A2 हैं और जो ये D3 और D4 हैं, स्थिर संख्या जो नमूनों के आकार पर निर्भर करती है, निम्न तालिका 5.1 द्वारा ज्ञात की जाती है। एक तालिका दी जाती है, उससे हम प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर इन सभी स्थिर संख्याओं को ज्ञात करते हैं। यहाँ कभी भी एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें A1, A2, D3, D4 इत्यादि की वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, तो वहाँ से हम डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्स बार आर चार्ट बनाने की विधि क्या है। एक्स बार आर चार्ट बनाने की किस प्रकार से विधि है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कभी भी हम बात करें एक्स बार आर चार्ट को किस प्रकार से बनाया जाए, तो क्या प्रोसीजर हम उसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों द्वारा आर चार्ट बनाइए। तो सबसे पहला काम ही हमारा ये होगा आर चार्ट बनाने का, जो कि हमने डिस्कस किया था कि जो आर चार्ट की उच्चतम नियंत्रण सीमाएं हैं और आर चार्ट की जो निम्नतम नियंत्रण सीमाएं हैं उनको ज्ञात करना ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि परास नियंत्रित है अथवा नहीं। अगर हमने आर चार्ट बनाया और जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की हमने जो वैल्यूज़ निकाली, और जितने भी आपके ये आर हैं, मतलब जो परास हैं, वो उनके बीच में हैं या नहीं। अगर वो परास उन नियंत्रण सीमा उच्चतम और निम्नतम के बीच में है तो इसका मतलब चार्ट आपका, यहाँ परास आपकी नियंत्रित है। और अगर यह वैल्यू उन अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट से बाहर चली जाती है तो इसका मतलब परास आपकी नियंत्रित नहीं है। तो अगर नियंत्रित है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, और अगर नियंत्रित नहीं है तो जो परास नियंत्रित नहीं है उस वैल्यू को हम उस टेबल में से हटा देते हैं और दोबारा से हम आर चार्ट बनाते हैं। दोबारा से हम उच्चतम और निम्नतम कंट्रोल लिमिट्स को बनाते हैं, ज्ञात करते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा देखते हैं कि जो भी आपकी परास है वो उन नियंत्रण सीमाओं के बीच में है या नहीं। तो बीच में अगर आती है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है कि जब तक आपकी परास नियंत्रित नहीं हो जाती। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे से, यदि परास नियंत्रित नहीं है तो उन बिंदुओं को जो नियंत्रण सीमाओं से बाहर हों छोड़कर पुनः नियंत्रण सीमाएं ज्ञात की जाती हैं। मैंने डिस्कस किया था, अभी आपको बताया था कि परास अगर नियंत्रित नहीं है तो उन बिंदुओं जो कि नियंत्रण सीमाओं से बाहर हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और जितने भी बची हुई आपके डेटाज होते हैं उनको वापस से कैलकुलेट करके हम UCL मतलब अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ आर को कैलकुलेट करते हैं, और उससे हम फिर दोबारा देखते हैं कि जो परास है वो नियंत्रित है या नहीं है। फिर बात की जाती है कि जब परास आपकी नियंत्रित हो जाए, मतलब अब अगर परास आपकी नियंत्रित है उसके बाद हम एक्स बार चार्ट को बनाते हैं। कभी भी ये ध्यान रखना कि एक्स बार जो चार्ट है वो कभी भी आर चार्ट से पहले नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आर चार्ट्स में हम ये देखते हैं कि परास नियंत्रित है अथवा नहीं, और जब परास नियंत्रित हो जाती है तब एक्स बार चार्ट अथवा औसत चार्ट, एवरेज चार्ट को बनाते हैं। कभी भी एक्स बार चार्ट आर चार्ट बनाने से पूर्व नहीं बनाना चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी एक्स बार आर चार्ट बनाने की जो विधि है, एक बार दोबारा हम देखते हैं कि जो हमने इसमें टर्म्स यूज़ की थी, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हमें क्या क्या कैलकुलेट करनी होती है। जो भी हमें डेटा दिए होंगे सबसे पहले अगर हम बात करें, जो भी हमें डेटा दिए होंगे तो सबसे पहले हमें निकालना होता है एक्स बार, सबसे पहले हमें निकालना होता है एक्स बार, उसके बाद हमें निकालना होता है सिग्मा, जो कि इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। उसके बाद आर, अधिकतम मान में से निम्नतम मान को हम ज्ञात कर दी, फिर आर बार मतलब औसत का औसत। ये जो एक न्यूमेरिकल में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। फिर औसत का औसत एक्स डबल बार,
उसको हम कैलकुलेट करते हैं x1 बार, x2 बार, x3 बार, जितने भी आपके समूह हैं या जितने भी आपके सैंपल हैं उससे, और n से डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद a1, a2, d3, d4 स्थिर संख्याएं होती हैं जो कि आपकी डिपेंड करती हैं कि जो प्रेक्षण है उनकी कितनी संख्याएं हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते थे UCL। अगर आपको x बार चार्ट की नियंत्रण सीमा निकालनी है तो इस फॉर्मूले से हम नियंत्रण सीमाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला आपका ये है जिसमें हमें x डबल बार की ज़रूरत पड़ती है, मुझे a2 की ज़रूरत पड़ती है और मुझे किसकी r बार की ज़रूरत पड़ती है। ये हम जितने भी हैं वो आप टेबल से कैलकुलेट करते हो। इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए आपका फॉर्मूले में बस केवल प्लस की जगह आपका हो जाता है माइनस, वैल्यूज़ वो रहती हैं, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बनाते हैं R चार्ट। R चार्ट की उच्चतम नियंत्रण सीमाएं और R चार्ट की निम्नतम नियंत्रण सीमाओं के लिए हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं। D4 एक कांस्टेंट है और R बार हमने कैलकुलेट किया है जो कि ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था। और UCL, ये UCL गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लोअर कंट्रोल लिमिट होगा। D3 R बार से हम लोअर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं जो कि R बार वही वैल्यू आपको काम आएगी। और D3, तो सबसे पहले ये जो अपर कंट्रोल लिमिट सही और लोअर कंट्रोल लिमिट सही, सपोज अपर कंट्रोल लिमिट आई 10 सपोज और लोअर कंट्रोल लिमिट आई सपोज 0, तो जितनी भी परास हैं वो इस 0 और 10 के बीच में हैं, तो इसका मतलब आपका नियंत्रित है परास। और सपोज एक वैल्यू है जिसमें परास की वैल्यू आपकी आती है 12, तो इसका मतलब वो 0 और 10 से बाहर है, तो जिस वजह से वो 12 वैल्यू आती है उस टेबल में जो रो है उसको छोड़ दिया जाएगा और बाकी जितनी बची हुई रो होंगी उसको दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा जब तक कि जो परास आपकी नियंत्रित नहीं हो जाती। एक न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम क्लियरली देखेंगे कि जो है किस प्रकार से हम परास को नियंत्रित करते हैं। और उसके बाद बात की गई थी कि जो स्थिर संख्याएं हैं, स्थिर संख्याएं नमूने के आकार पर निर्भर करती है, जो कि तालिकाएं आपको इसका मान दिया जाएगा। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो विधि है x बार चार्ट बनाने की वो क्या है। तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों से R चार्ट बनाया हो जाता है, इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि परास नियंत्रित है अथवा नहीं। UCL और LCL ज्ञात की जाती है। यदि परास नियंत्रित नहीं है तो उन बिंदुओं को जो नियंत्रण सीमाओं से बाहर हों छोड़कर पुनः नियंत्रण सीमाएं ज्ञात की जाती हैं। वही रिपीटेशन होता रहेगा। हो सकता है आपका एक बार में ही नियंत्रित हो जाए, अगर एक बार नियंत्रित नहीं होता है, अनियंत्रित है, तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो दोबारा में नियंत्रित हो जाती है फिर हम x बार चार्ट को बनाते हैं। जब परास नियंत्रित हो जाए तो x बार चार्ट अथवा औसत चार्ट को बनाया जाता है। कभी भी x बार चार्ट p चार्ट से पहले नहीं बनाना चाहिए। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो कंट्रोल चार्ट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, और उनमें भी सबसे पहला चार्ट है x बार R चार्ट। उसमें किस किस प्रकार की शब्दावलियों को यूज़ किया जाता है, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनकी विधियां क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो x बार R चार्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल, एक उदाहरण कि कैसे x बार R चार्ट को बनाया जाता है।